चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्वेश्चंस, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे और फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी हमारे हीरो हीरोइन आज क्लास में जुड़े हैं ना, बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए। एकदम, आज बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, आज का जो माहौल है ना, वो एक असली मास्टर क्लास का होने वाला है। आज हम संख्याओं की दुनिया का असला ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे बचकर नहीं जाएगा। हाँ, और हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे। सही कहा, हम उनके पीछे का विज्ञान समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए संख्याओं के इस विशाल परिवार को थोड़ा करीब से देखते हैं। जब हम वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो बेटा इसमें कई तरह के सदस्य होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं हमारे धन पूर्णांक, जिन्हें हम नेचुरल या पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सीधे चलते जाते हैं अनंत तक। हाँ। फिर आते हैं ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, जो शून्य से पीछे की तरफ जाते हैं। सही। इसके अलावा सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, जो 2 के जोड़े में बट जाती हैं, जैसे 2, 4, 6। और विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5। मतलब ये तो बिल्कुल बचपन वाली बातें हो गई है ना। एकदम सही कहा आपने। पर अगर हम इस वर्गीकरण को थोड़ा और गहराई में जाकर देखें ना, तो हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं और यहीं से असली सवाल बनते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, रैशनल और इरैशनल। हाँ, परिमेय यानी रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम PQ यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक पिज्जा के हिस्से करना हो तो 22-27 एक परिमेय संख्या है। समझ गया। वहीं अपरिमेय यानी इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, मतलब उनका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, जैसे √2 या पाई। लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट कुछ और ही है। बिल्कुल। जिस श्रेणी पर परीक्षा में परीक्षक सबसे ज्यादा जोर देता है ना, वो है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। हाँ, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या का लॉजिक बहुत सीधा है। ये वो VIP संख्याएं हैं जो केवल 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं। दुनिया की कोई और संख्या इन्हें काट नहीं सकती। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, अगर कोई छोटी संख्या है जैसे 11 या 13, उसे तो हम देखकर ही बता देते हैं कि भाई ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। लेकिन बड़ी संख्याओं में दिक्कत होती है। वही मेरा सवाल है, अगर परीक्षा में कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो बच्चा कैसे पता करेगा कि वो अभाज्य है या नहीं? मतलब एग्जाम में इतना समय तो होता नहीं है कि 2 से लेकर उस नंबर तक हर एक संख्या से भाग देकर चेक करे। क्या इसका कोई लॉजिकल शॉर्टकट है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर हमें रटने के बजाय गणित के एक बहुत ही शानदार नियम का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आता है कि क्या 241 एक अभाज्य संख्या है? उफ, 241। अब इसे एक एक करके भाग देने में तो मिनटों बर्बाद होंगे। तो इसका स्टेप 1 ये है कि हम एक चेकिंग बाउंड्री बनाते हैं। चेकिंग बाउंड्री, वो कैसे? सबसे पहले 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या खोजिए। 241 के ठीक बाद आता है 256, जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 16 होता है। अच्छा, तो हमने पहले एक बाउंड्री तय कर ली जो कि 16 है, पर 16 ही क्यों? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत उम्दा सवाल। लॉजिक ये है कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं ना, वो हमेशा जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में। हाँ, अगर 241 का कोई गुणनखंड इसके वर्गमूल यानी 16 से बड़ा है तो उसका जोड़ीदार पक्का 16 से छोटा होगा। तो अगर हमें 16 से छोटी किसी भी संख्या से भाग नहीं मिला तो इसका सीधा मतलब है कि आगे भी कोई संख्या इसे नहीं काट पाएगी। अरे वाह, ये है असली कॉन्सेप्ट। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें लेना है। 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 13, 11, 7, 5, 3 और 2। बस यही 6 संख्याएं। हाँ, अब हमें बस इतना करना है कि 241 को केवल इन्हीं 6 संख्याओं से भाग देकर जांचना है। अगर आप चेक करेंगे तो 241 इनमें से किसी से भी भाज्य नहीं है। और चूंकि ये इनमें से किसी से नहीं कटा तो इसका सीधा सा अर्थ है, अतः 241 एक अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो बेटा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना। ये नियम तुम्हारा कितना समय बचाएगा इसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। कहाँ 240 संख्याओं से भाग देकर चेक करना और कहाँ सिर्फ 6 संख्याओं से। बिल्कुल। चलिए, अब संख्याओं की पहचान तो हो गई, अब संख्याओं के झुंड की बात करते हैं। स्लाइड 3 पर आते हैं।
जब हमारे पास क्रमागत संख्याएं हों, यानी लगातार आने वाली संख्याएं जिनका सार्व अंतर समान हो, तो उनका कुल योग कैसे निकालें? इसके लिए तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला किताबों में होता है। पदों की संख्या निकालकर औसत से गुणा करना। फॉर्मूला है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और फिर गुणा n। जैसे 1 से 60 तक का योग निकालना हो तो पहली संख्या 1 और आखिरी 60 को जोड़कर आधा कर दो, यानी 61 बटे 2। हाँ, और फिर कुल 60 संख्याओं से गुणा कर दो, तो 61 गुणा 30 बराबर 1830 आ गया। बिल्कुल। और अगर आसान भाषा में समझे तो ये ऐसा है जैसे आप एक लंबी रिबन को बीच से मोड़ रहे हैं। रिबन को? हाँ, पहला और आखिरी नंबर जुड़कर 61 बना, दूसरा और सेकंड लास्ट नंबर यानी 2 और 59 जुड़कर भी 61 बना। ऐसे 61 के 30 जोड़े बन गए, इसलिए 61 गुणा 30 करते हैं। क्या बात है, एकदम विजुअलाइज हो गया। ये तो हो गया टाइप 1। लेकिन एग्जामिनर इतने पर नहीं रुकता, वो स्लाइड 4 के अनुसार इसे एक लेवल ऊपर ले जाता है। कई बार वर्गों और घनों का योग पूछ लिया जाता है। अरे हाँ, स्क्वायर्स और क्यूब्स। 1 से n तक के वर्गों का योग निकालने का नियम है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 और पूरे के बटे 6। रुको, ये फॉर्मूला तो बच्चे देखकर ही डर जाएंगे। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर बच्चा एग्जाम के प्रेशर में ये फॉर्मूला भूल जाए? बिना फॉर्मूले के हर एक स्क्वायर निकालकर जोड़ना पड़े तो पूरी परीक्षा का समय एक ही सवाल में निकल जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसे डिराइव करने का तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे याद रखने की एक ट्रिक है। इसे एक 3D पिरामिड की तरह सोचें। अगर आप 1 से 80 तक के वर्गों का योग निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 80 है। हाँ, 80 है। फॉर्मूले के 3 हिस्से हैं। पहले 80 लिखो, फिर उससे एक बड़ा नंबर 81 लिखो और फिर इन दोनों को जोड़कर तीसरा नंबर बना लो। यानी 80 + 81 बराबर 161। एकदम सही। तो आपका कैलकुलेशन हुआ 80 गुणा 81 गुणा 161 और पूरे के बटे 6। ये पैटर्न याद रखना आसान है। संख्या, उससे अगली संख्या और दोनों का जोड़। जब आप इसे हल करेंगे तो उत्तर आएगा 17,73,880। क्या बात है, मतलब संख्या गुणा अगली संख्या गुणा दोनों का जोड़ और बटे 6। ये ट्रिक दिमाग में छप जानी चाहिए। और क्यूब्स के लिए क्या तरीका है? घनों यानी क्यूब्स का नियम तो सबसे आसान है। 1 से n तक के घनों का योग निकालने का लॉजिक ये है कि जो हमारी साधारण क्रमागत संख्याओं के योग का फॉर्मूला था ना, वही n और n+1 बटे 2 वाला। हाँ, बस आपको उस पूरे का स्क्वायर कर देना है। यानी घनों का योग साधारण योग का वर्ग होता है। उदाहरण के लिए 1 से 90 तक के घनों का योग निकालना हो तो n बराबर 90 होगा। बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 90 गुणा 91 बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, यानी 45 गुणा 91 का स्क्वायर, जो कि 4095 का स्क्वायर होता है। और इसका अंतिम उत्तर आता है 16,76,90,025। इतने बड़े कैलकुलेशंस बस एक छोटे से लॉजिक से सॉल्व हो गए। अब स्लाइड 5 पर आते हैं। थोड़ा पजल वाले सवालों पर आते हैं जो योग और अंतर पर आधारित होते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ, इसका लॉजिक बहुत ही मजेदार है। एक उदाहरण देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बेटा इसे समीकरण यानी इक्वेशन बनाकर हल करेंगे। मान लो एक तराजू के 2 पड़े हैं, बड़ी संख्या a है और छोटी b। पहला समीकरण बना a + b बराबर 46 और दूसरा बना a - b बराबर 14। और इसे सॉल्व करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है दोनों तराजुओं को एक साथ मिला देना। अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो +b और -b आपस में कट जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास बचेगा सिर्फ 2a बराबर 60, क्योंकि 46 और 14 जुड़कर 60 हो गए। अब अगर 2a का मान 60 है तो a का मान क्या होगा? 60 का आधा यानी 30। अतः हमारी बड़ी संख्या 30 है। बहुत खूब। अब स्लाइड 6 के अनुसार भाग की लंबी विधि के मूल नियम को समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ, हम सबने बचपन में भाग करना सीखा है, लेकिन इसका जो मूल नियम है, भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इसे अगर मैं एक रियल लाइफ उदाहरण से समझाऊं, मान लो आपके पास 1265 सेब हैं। अच्छा। आप उन्हें कुछ पेटियों में पैक कर रहे हो। हर पेटी में बराबर सेब आते हैं। आपने 84 पेटियां भर दी और आपके पास 5 सेब बच गए। तो एक पेटी में कितने सेब आए?
यही है सवाल। एकदम बेहतरीन उदाहरण। इसे गणित में ऐसे लिखेंगे कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 बचे। लॉजिक देखिए, कुल 1265 सेब थे, 5 बच गए, यानी पैक कितने हुए? 1265 माइनस 5 यानी 1260 से पैक हुए। बिल्कुल, 1260 सेब पेटियों में पैक हुए और पेटियां कितनी थी? 84। तो एक पेटी की क्षमता निकालने के लिए 1260 को 84 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 15, यानी भाजक 15 है। एकदम सटीक। अब स्लाइड 7 पर एक और मजेदार सवाल देखते हैं। गुणा और भाग का ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर सभी अंक 5 प्राप्त होते हैं। ओहो, ये तो ट्रिकी लग रहा है। मतलब संख्या गुणा 15 बराबर 55, 55, 55 और ये ट्रेंड चलती जा रही है। तो वो संख्या क्या है? इसके लिए सीधा सा लॉजिक है, उस 55, 55, 55 वाले नंबर को 15 से भाग देना शुरू करो। हाँ, रिवर्स कर दो। जब आप भाग दोगे तो पहली बार 3 से जाएगा, 3 पंजे 45, बचेगा 10, ऊपर से 5 उतरा, बन गया 105, फिर 15 सत्ते 105, पूरा कट गया। तो हमारी छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या आ गई 37। आप भी कॉपी में सॉल्व करो बेटा, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब पूरा नंबर कट जाता है। और इसी में एक क्रमिक भाग यानी सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए 4727 को 42 से भाग देना है। अब 42 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2, 3 और 7। सही। तो हम एक ही बार में 42 से भाग देने के बजाय पहले 2 से, फिर जो उत्तर आए उसे 3 से और फिर उसके उत्तर को 7 से भाग देंगे, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, पहले 4727 को 2 से भाग देते हैं, भागफल आया 2363 और शेष बचा 1। अब इस 2363 को 3 से भाग देते हैं, भागफल आया 787 और शेष बचा 2। अंत में 787 को 7 से भाग देते हैं, भागफल आया 112 और शेष बचा 3। तो अब फाइनल रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? पूर्ण शेष निकालने का एक नियम है। पहला शेष प्लस ब्रैकेट में पहला भाजक गुणा दूसरा शेष, प्लस ब्रैकेट में पहला भाजक गुणा दूसरा भाजक गुणा तीसरा शेष। अच्छा। 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 1 + 4 + 18, जिसका अंतिम उत्तर आता है 23। 1 मिनट, इसके बाद अपनी माइक्रो कॉपी जरूर बनाना। चलिए, अब हम स्लाइड 8 की तरफ बढ़ते हैं, गणित के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर जो हर कैलकुलेशन की जान है, भाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। बिना पूरा भाग दिए कैसे पता करें कि संख्या कटेगी या नहीं? ये तो हर बच्चे को आना ही चाहिए। बिल्कुल। 2 का नियम है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। 5 का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 का नियम, इकाई 0 होनी चाहिए। ये तो बेसिक्स हैं जो आखिरी अंक पर निर्भर करते हैं। लेकिन 3 और 9 के नियम थोड़े अलग हैं। 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ऐसा क्यों होता है मैम? 3 और 9 के लिए अंकों को जोड़ना क्यों पड़ता है? बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। इसका कारण हमारा बेस 10 नंबर सिस्टम है। 10, 100, 1000 इन सबको जब 3 या 9 से भाग देते हैं ना, तो हमेशा एक शेष बचता है। हाँ, 9 कटेगा 10 में से तो 1 बचेगा। इसलिए हर स्थान का सिर्फ चेहरा यानी फेस वैल्यू ही मायने रखता है। इसलिए हम अंकों को जोड़ते हैं। 4 के नियम में संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। 8 में अंतिम 3 अंक। और 11 का नियम? सबसे खास 11 का नियम, संख्या के सम और विषम स्थानों पर मौजूद अंकों के योग का अलग अलग टोटल करें, फिर उनका अंतर निकालें। वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। मेरे युवा साथी थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो। अब स्लाइड 9 पर इसी नियम पर एक सवाल देखते हैं। यदि संख्या 17 3 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा? लॉजिक लगाओ। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहां अंक हैं 1, 7, स्टार और 3। इन सब को जोड़ें तो 1 + 7 + स्टार + 3 बराबर 11 + स्टार। अब 11 के ठीक बाद 3 के पहाड़े में क्या आता है? 12 आता है। बिल्कुल। तो 11 में क्या जोड़ें कि 12 बन जाए? 1 जोड़ना होगा। अतः स्टार बराबर 1। कितना आसान था। बिल्कुल। अब मैं घातांक यानी एक्सपोनेंट्स की एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जो देखने में बहुत डरावनी लगती है लेकिन है बहुत आसान। उदाहरण है,
68 की घात 88 को 67 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? पावर 88, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, किताब का नियम कहता है कि x की पावर n-1 हमेशा x-1 से कटता है। लेकिन अगर हम इसे कॉमन सेंस से समझें, 68 को 67 से भाग दो तो क्या बचता है? एक बचता है। अब 1 के ऊपर चाहे 88 की पावर लगाओ या 88,000 की, 1 तो 1 ही रहेगा। तो 68 की पावर 88 को जब 67 से भाग देंगे तो सीधा सीधा एक शेष बचेगा। अरे वाह, मतलब हमें पावर देखकर डरना ही नहीं है, बस अंदर वाले नंबर का अंतर देखना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब स्लाइड 10 पर थोड़े पजल वाले सवालों पर आते हैं, जहां अंकों का खेल होता है। अंक ये वही है ना जो उलट पलट जाते हैं? हाँ, सवाल का लॉजिक कहता है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, और अगर हम अंकों को पलट दें तो जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। बेटा इसे थोड़ा विजुलाइज करो। कैसे? जब हम कहते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का y, तो मूल संख्या बनती है 10x + y। 10 क्यों? क्योंकि वो दहाई की जगह पर है, और उलटने पर नई संख्या बनती है 10y + x। एकदम सही लॉजिक है। और प्रश्न के अनुसार जो नई संख्या है वो पुरानी से 18 ज्यादा है, यानी इक्वेशन बनेगी 10y + x बराबर 10x + y और उसमें +18। अब इसे हल करते हैं। y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ ले जाएं तो 9y - 9x बराबर 18 मिलता है। पूरी समीकरण को 9 से भाग दें तो y - x बराबर 2 बचेगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। और सवाल की पहली लाइन में ही दिया था कि अंकों का योग 12 है, यानी x + y बराबर 12। दोनों को हल करने पर x से x कट जाएगा, 2y बराबर 14 आएगा, यानी y की वैल्यू 7 आ गई। और अगर दोनों का जोड़ 12 है और y 7 है तो x 5 होगा। तो हमारी संख्या दहाई 5 और इकाई 7 यानी 57 बनी। बहुत खूब। अब स्लाइड 11 पर पारस्परिक संबंध वाले सवालों की बात करते हैं। इस तरह के सवालों में बस शब्दों के जाल को सुलझाना होता है। सही कहा। उदाहरण देखिए, किसी संख्या के 13 का 14 का आधा 40 है। सुनने में कंफ्यूजिंग है। बस गणित की भाषा में उतार लीजिए। मान लीजिए वो संख्या x है, तो x गुणा 13 गुणा 14 गुणा 1/2 बराबर 40। हाँ। अब x निकालने के लिए उन सारे नीचे वाले नंबर्स को 40 के साथ ऊपर ले जाकर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 40 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। इसे गुणा करने पर 960 आता है। अब सवाल यहीं खत्म नहीं होता। एग्जामिनर ने आगे पूछा है कि उस संख्या का 20% क्या होगा। तो 960 का 20%? हाँ, 960 गुणा 20/100। 2 0 से 2 0 कट गए, 96 गुणा 2 बचा, जो होता है 192। बेटा स्लाइड 12 पर एग्जाम का सबसे फेमस सवाल आने वाला है, जानवरों वाले प्रश्न। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां ये सवाल ना दिखाओ। सवाल है, एक जगह पर कुछ घड़ेरिए यानी चरवाहे और कुछ भेड़े हैं। वहां कुल पैरों की संख्या 230 है और कुल सिर 60 हैं। अब बताओ भेड़ों की संख्या कितनी होगी? बच्चे तो इसके लिए x और y की बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाते हैं। बिल्कुल, फॉर्मूला तो सब रटते हैं, पर मैं तुम्हें एक विजुअलाइजेशन देता हूं। मान लो आप एक बहुत घने कोरे वाले मैदान में खड़े हो। आपको 60 सिर दिख रहे हैं, यानी कुल इंसान और भेड़ मिलाकर 60 हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि सभी भेड़ें अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ी हो जाएं, एकदम इंसानों की तरह। ये बहुत ही शानदार इमेजिनेशन है ना? तो अब मैदान में हर किसी के 2 पैर जमीन पर हैं। 60 सिरों के हिसाब से 60 गुणा 2 यानी 120 पैर जमीन पर होने चाहिए। लेकिन सवाल कहता है कि कुल पैर 230 हैं। तो बाकी के पैर कहाँ से आए? वही तो, ये जो एक्स्ट्रा 110 पैर बचे हैं ना, 230 - 120, ये किसके हैं? ये उन भेड़ों के हैं जो हमने हवा में उठवा दिए थे। हर भेड़ के 2 पैर हवा में थे, तो 110 पैरों को 2-2 के जोड़े में भेड़ों को वापस दे दो। 110/2 बराबर 55, यानी मैदान में 55 भेड़ें हैं। और यही लॉजिक गणितीय समीकरण में भी काम करता है। मान लेते हैं गडेरिए x है और भेड़े y हैं। सिरों की कुल संख्या x + y बराबर 60 और पैरों की कुल संख्या 2x + 4y बराबर 230। बिल्कुल। अब जो आपने सभी को 2 पैरों पर खड़ा किया था, गणित में उसका मतलब है पहली इक्वेशन को 2 से गुणा करना। तो 2x + 2y बराबर 120। अब इसे पैरों वाले समीकरण से घटा दें तो 2y बराबर 110 आता है, y बराबर 55।
लॉजिक और मैथ दोनों एकदम मैच कर गए। बेहतरीन। अब स्लाइड 13 पर हम गुणा भाग की एक चेन जैसी प्रॉब्लम पर आ गए हैं। लॉजिक कुछ ऐसा है कि एक संख्या को 3 से गुणा किया गया, फिर उसमें से 10 घटाया गया, फिर जो आया उसे 7 से भाग दिया गया और अंत में परिणाम 5 आता है। तो वो संख्या क्या है? ऐसे सवालों को हल करने की सबसे शानदार ट्रिक है उल्टा चलना, यानी रिवर्स मेथड। वो कैसे? जैसे किसी उलझी हुई रस्सी को खोलना हो, जहां से सवाल खत्म हुआ वहां से शुरू करें और हर ऑपरेशन को भी उल्टा कर दें। अंत में 5 आया था और आखिरी स्टेप 7 से भाग देना था, तो हम भाग का उल्टा गुणा करेंगे। 5 गुणा 7 बराबर 35। अच्छा, और उससे पहले? उससे पहले 10 घटाया गया था, तो हम घटाने का उल्टा जोड़ करेंगे। 35 प्लस 10 बराबर 45। और सबसे पहले 3 से गुणा किया गया था, तो हम गुणा का उल्टा भाग देंगे। 45/3 बराबर 15। तो हमारी शुरुआत वाली संख्या x आ गई 15। अरे वाह! आप चाहो तो समीकरण बनाकर भी देख लो। 3x - 10 पूरे के बटे 7 बराबर 5। जवाब 15 ही आएगा। एकदम जादुई ट्रिक है ये तो। अब स्लाइड 14 पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना। बेटा, इसके बिना तो नंबर सिस्टम अधूरा है। इसका रूल बहुत ध्यान से सुनना। जो भी बड़ी सी घात यानी पावर दी गई हो उसे 4 से भाग दें। भाग देने पर जो शेष बचे वही हमारी संख्या का नया घात बन जाता है। बिल्कुल। और यहाँ बच्चों के मन में सवाल आता है कि 4 से ही भाग क्यों दें? इसका लॉजिक ये है कि किसी भी संख्या को खुद से गुणा करते जाओ तो उसका इकाई का अंक हर 4 स्टेप के बाद रिपीट होने लगता है, एक चक्र बन जाता है, साइकिल बन जाती है। हाँ, इसलिए हम 4 से भाग देकर उस चक्र को हटा देते हैं और सिर्फ एक्स्ट्रा शेष पर फोकस करते हैं। बस एक अपवाद याद रखना, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा समान रहता है, चाहे पावर कितनी भी हो। हाँ, जैसे 5 को कितनी बार भी 5 से गुणा करो अंत में 5 ही आएगा। बिल्कुल। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, 6 गुणा 8 गुणा 2। इसमें 6 अट्ठे 48, इकाई 8 आई, फिर 8 दूनी 16, तो अंतिम इकाई 6 हो गई। दूसरा उदाहरण, 1570 की पावर 67। इसमें तो अंत में 0 है। हाँ, यहाँ बेस नंबर के अंत में 0 है, तो नियम के अनुसार इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तीसरा उदाहरण, किसी संख्या के अंत में 4 है और पावर 67 है। 67 को 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64 होता है, शेष बचेगा 3, तो हमारी नई पावर बन गई 3। और 4 की पावर 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 होता है। तो इसका इकाई का अंक क्या आया? 4 आया। बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया आपने। अब स्लाइड 15 पर हम क्लास के अंतिम विविध प्रश्न पर पहुंच गए हैं। यहाँ जो उदाहरण है वो अंश और हर का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल है, एक संख्या का 37 का 14 का 25 का 15 के बराबर है, तो वो संख्या कौन सी है? आप भी कॉपी में सॉल्व करो बेटा। हाँ, इसे लिखकर करना आसान होता है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो हम लिखेंगे x गुणा 37 गुणा 14 गुणा 25 बराबर 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का समय है। x को एक तरफ छोड़कर बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएं। गणित का नियम है, जो बराबर के इस तरफ नीचे है वो उधर ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो x बराबर 15 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5 और पूरे के बटे 3 गुणा 1 गुणा 2। जब आप इसे काटेंगे तो नीचे वाले 3 से ऊपर का 15 कटेगा 5 बार में, नीचे वाले 2 से ऊपर का 4 कटेगा 2 बार में, अंत में आपके पास बचेगा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। इसे गुणा करेंगे तो x का मान आएगा 350। आज हमने नंबर सिस्टम के हर नियम को तोड़ा और समझा, पर क्लास के बाद सोचना कि क्या हमारे आसपास की दुनिया सिर्फ इन 0 से 9 के अंकों तक ही सीमित है, या जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं वो एक अलग ही बाइनरी नंबर सिस्टम पर चल रहा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। अगर दुनिया सिर्फ 2 ही अंकों से चल सकती है तो गणित कितना गहरा हो सकता है, इसे एक्सप्लोर जरूर करना। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।